नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गढ़वाल में सांसद अनिल बनूली और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में ऑर्गेनिक और नेचुरल खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आय में बढ़ाने और कृषि उत्पादकता सुधारने पर चर्चा की गई। इसके अलावा नई तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाने और केंद्र ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के विषय पर भी इस दौरान विचार विमर्श किया गया। तो वहीं आपको बताते चले, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का ये ट्वीट, जहां गढ़वाल में ऑर्गेनिक खेती पर इस दौरान चर्चाओं की ये तस्वीरें सामने आई। नई तकनीक से खेती को सुधारा जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय से लैब ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया। ये मोबाइल लैब छात्रों को एआई, कोडिंग, एलओटी और अन्य उभरते तकनीकी क्षेत्रों में हैंड्स ऑन प्रशिक्षण देगी, जहां लैब छात्रों को विज्ञान प्रयोग और तकनीकी कौशल सिखाने में मदद करेगी और उन्हें लर्निंग बाय डूइंग का अनुभव देगी। ये पहल अगले 5 सालों तक राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्रों को जागरूक करेगी और उन्हें वैश्विक अवसरों से जोड़ेगी। वहीं कार्यक्रम में विधायक सविता कपूर, प्रमोद नैनवाल, डॉक्टर देवेंद्र भसीन, डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा सहित अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रविदत्त गोदियाल और आयोग के अन्य सदस्य राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह से लोक भवन में शिष्टाचार भेंट के लिए मिले। इस अवसर पर आयोग ने अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत किया। बैठक में आयोग की परीक्षाओं, भर्ती प्रक्रियाओं और अन्य गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। राज्यपाल ने आयोग के प्रयासों की सराहना की और भविष्य की योजनाओं के लिए शुभकामनाएं भी दी। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न और अवैध खनन, भूमाफियाओं और कानून को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत और विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार नैतिक आधार खो चुकी है। कांग्रेस ने घोषणा की कि 16 फरवरी को राजभवन घेराव किया जाएगा। वहीं अगले 3 महीने राज्य भर में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। अंकिता भंडारी मामला, बेरोजगारी, शराब और खनन माफिया, भू माफिया और वन्य जीव संकट जैसे मुद्दे जनता के सामने रखे जाएंगे। कहां कहां तक नहीं पहुंचा जा सकता, जिसमें हमारी बेटियों के साथ केवल दुराचार ही नहीं हुआ है, सामूहिक बलात्कार और हत्याएं, जिनमें सांतरसा की हमारी एक दलित युवा की बेटी से लेकर के बहुत सारे किस्से, बहुत सारे इसी तरीके से और तो एक के बाद और की घटनाओं में जिस प्रकार से सत्तारूढ़ करके उनके चेहरे सामने आए, जो अत्यधिक चिंताजनक ही नहीं बल्कि शर्मनाक है। हमारी कोई भी लड़ाई अधूरी है यदि हम महिलाओं के ऊपर अत्याचार के मुद्दे की लड़ाई को अपने सत्य की लड़ाई मान करके, अपने आत्मस्वाभिमान की लड़ाई मान करके नहीं लड़ते हैं। हम आपको और आपकी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। आप लोगों ने जिस तरीके से अंकिता वाले प्रकरण, अंकिता एक सिंबॉलिक, एक लड़ाई का प्रतीक है, तो अंकिता के मामले को लेकर के जिस तरीके से संघर्ष को आपने आगे बढ़ाया है, और मुझे पूरा विश्वास है अपनी बहनों के आशीर्वाद से आप इस संघर्ष में हमारे राज्य के अंदर, अभी मैं अपने नेताओं की बात सुन रहा था, पलायन और असंतुलित विकास ये बड़ा भारी फैक्टर बनकर
फलाइन घोस्ट विलेजेस की संख्या दिन बढ़ती जा रही है। बाकरी जो है घोस्ट बाकरी में बदल गई। कारण कई हैं जिनमें कुछ कारणों का जिक्र हमारे साथी ने किया। बहुत सारे कारण नीतिगत कमजोरियां, नीतिगत फैसले, बहुत सारी जिनके कारण फलाइन नित्य प्रतिदिन एक खतरनाक स्थिति के अंदर बनता जा रहा है और इससे राज्य एक असंतुलित विकास का शिकार, एक ऐसा असंतुलित विकास का शिकार हो रहा है जिसको रेक्टिफाई करने के लिए राज्य को अगले 25 साल और लगाने पड़ेंगे। भाजपा के कुशासन और नीतियों के परिणाम स्वरूप जो एक असंतुलित विकास के गर्भ में राज्य चला गया है, उससे बाहर, उसको विपरीत करने में, उसको बाहर निकालने में 25 साल इस राज्य को और संघर्ष स्थितियों से हाईकमान को अवगत कराया और हाईकमान का हम सबको ये निर्देश था कि सब लोग कारगर तरीके से किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुकाबला कर और जो जनता के साथ ये धोखा कर रहे हैं इसको किस प्रकार से एक्सपोज किया जाए, उजागर किया जाए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तदोपरांत और तद अनुसार हम सब लोग आज यहाँ पर बैठे और हम लोगों ने कार्यवृत्त तैयार किया। हम अभी भी हमारा, चूंकि आप लोगों को हमने 12:30 बजे का समय दे रखा था, इसलिए आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी हमारी बैठक जारी रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश में भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बना दिए हैं और मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि हम इस बात से चिंतित हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों का ये कृत्य कहीं प्रदेश में परंपरा न बन जाए, इसको किस प्रकार से रोका जाए, इस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि प्रदेश में महिला सुरक्षा का क्या हाल है। हम अंकिता भंडारी की बात करते हैं, लेकिन एक नहीं अनेक अंकिताएं इस प्रदेश में, इस प्रदेश सरकार की नीतियों का खामियाजा भुगत कर अपनी जिंदगियां खराब कर रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं जिंदगी खराब करने में। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अंकिता भंडारी वाले मामले में किस बेशर्मी से मुख्यमंत्री जी ने यह ऐलान किया कि उनके माता पिता के कहने पर हम जो वो कहेंगे वो जांच करेंगे, और किस प्रकार बेशर्मी से उनके माता पिता के एप्लीकेशन को कूड़ेदान में डालकर और किसी अन्य एफआईआर को आधार बनाने की बात कही, और वो भी सिर्फ बात कही। आज तक मुख्यमंत्री जी ने वो जांच सार्वजनिक नहीं की कि उन्होंने वो जांच आगे सीबीआई को भेजी भी कि नहीं भेजी, ये आज तक किसी को पता नहीं। कोई नोटिफिकेशन अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया, कोई जांच के बिंदु सामने नहीं आए, और बड़ी बेशर्मी के साथ मुख्यमंत्री जी उस जांच पर पालकी मारे बैठे हुए। मुख्यमंत्री जी को कोई अधिकार नहीं, इस प्रदेश की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। ये तत्काल सत्ता खाली करें, ये तत्काल अपनी कुर्सियां छोड़ें, और वैसे भी अगर ये नहीं छोड़ते हैं तो बहुत निकट समय में इस प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, इस प्रदेश की जनता इनको उखाड़ फेंकेगी। तो वहीं अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी स्थित एक गैर सरकारी संगठन ने भारत में कथित हेट स्पीच को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कई भारतीय नेताओं के नाम भी शामिल किए गए। रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी ने इसका कड़ा विरोध भी किया है। बीजेपी प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने रिपोर्ट को पूरी तरह निराधार और तथ्यहीन बताया। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। निश्चित रूप से बेमानी है। मुख्यमंत्री जी की कहीं पर भी कोई ऐसी हेट स्पीच नहीं है जिससे किसी वर्ग विशेष या समाज या किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई चोट पहुंचाने का काम उन्होंने नहीं किया है। हाँ, सनातन की बात माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार करते हैं और वो करती भी रहनी चाहिए। और उनका अपना एक मंतव्य है, पार्टी की नीति भी है, पार्टी की रीति भी है। और जिस तरीके से अमेरिकन एजेंसी द्वारा, पत्रिका द्वारा ये सब कुछ किया गया, वो जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, मुख्यमंत्री के खिलाफ माहौल बनाने के लिए।
लेकिन मुख्यमंत्री ने कहीं पर भी किसी भी कभी भी किसी भी वर्ग विशेष के बारे में कोई ऐसे शब्द नहीं किए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो अगर इसी को अगर आप हेट स्पीच मानते हो कि मैं सनातन की बात करता हूँ, मैं सर्वधर्म समभाव की बात करता हूँ, मैं देवभूमि की पवित्रता बनाए रखने की बात करता हूँ, जो लोग देवभूमि को कलंकित करने की बात कर रहे हैं उन पर चोट करने का काम मैं कर रहा हूँ, और जो लैंड जिहाद, थूक जिहाद और लव जिहाद के समर्थक हैं, मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। अगर इसको हेट स्पीच समझते तो बार बार वो समझें। लेकिन अमेरिका के जिन लोगों ने ये इस तरीके का जो कैटेगराइज किया है माननीय मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट करने का, उनको खुद सोचना चाहिए। उनके देश में किस तरीके से रातों रात राष्ट्रपति जैसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का काम, या दादागिरी करने का काम, या साम्राज्यवाद की नीति पर चलने वाले लोग अगर वो इस तरीके की बात करेंगे तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। तो वहीं देहरादून नगर निगम ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड के संकल्प को मजबूत करने के लिए शहर की पहली ऑटोमेटिक प्लास्टिक बोतल क्रशर मशीन शुरू की है। मेयर सौरभ थपियाल और नगर आयुक्त नमामि बंसल ने नगर निगम परिसर से इसका उद्घाटन किया। वहीं मशीन शहर के प्रमुख जगहों जैसे रेलवे और बस स्टेशन, पार्क सेक्शन, संस्थान और मुख्य चौराहों पर लगाई जाएगी। सिंगल यूज प्लास्टिक बोतलों को रिसाइकिल कर टेबल, कुर्सी और फ्लावर पॉट और साथ ही आपको बता दें सजावटी सामान बनाया जाएगा। नगर निगम के द्वारा पूर्व में भी प्लास्टिक बैंक्स के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक के कलेक्शन पर जोर दिया गया है और वर्तमान में उसका एफिशिएंट डिस्पोजल कैसे हो सके उसी क्रम में ये बॉटल क्रशर मशीन लगाई गई है। जो यूज्ड बॉटल्स होती हैं उनको फाइन पैलेट्स में इस मशीन के द्वारा कन्वर्ट किया जाएगा, जिनका साइज 0.5 mm से भी कम बताया जा रहा है, और इनको इजीली सर्कुलर इकोनॉमी के मॉडल के तर्ज पर फर्नीचर मेकिंग, रोड मेकिंग इत्यादि कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा, जिससे कि जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट हो भी रहा है जनरेट, उसको भी डिस्पोज किया जा सके। साथ ही साथ पहली बार मुहिम चलाई जा रही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को डिस्करेज भी किया जाए और जो उसका वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको उपयोगी कार्य के लिए डाइवर्ट किया जा सके, सर्कुलेट किया जा सके, उसी दिशा में ये कदम है। कितनी लगाई जाएंगी शहर में? अभी वर्तमान में इस मशीन के फीडबैक को देखते हुए आगे इसको बढ़ाए जाने की कार्य योजना है और विभिन्न स्थानों का चिन्हितकरण भी किया गया है। देखिए, प्लास्टिक मुक्त जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक पूरा मुक्त हो उत्तराखंड, उसके दिशा में एक बेहतर प्रयास है और बोतल क्रशिंग मशीन के द्वारा निश्चित तौर पर सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उससे हम पूरे देहरादून को मुक्त कराएंगे। तो वहीं ऋषिकेश से सब रजिस्ट्रार कार्यालय में डीएम के औचक निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं सामने आई। जांच में पाया गया कि सब रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति में लिपिक, आपको बता दें, अवैधानिक रूप से विलेखकों के निबंध कर रहे थे। वही संपत्ति मूल्यांकन में भारी लापरवाही के कारण करोड़ों रुपए का स्टैंप चोरी उजागर हुआ है। वहीं औद्योगिक क्षेत्रों में आवासीय दरों और भूखंडों की रजिस्ट्रियां भी पाई गई। कई महीनों से लंबित मूल दस्तावेज अलमारियों में पड़े मिले, जबकि नियमों के अनुसार 3 दिन में लौटाना अनिवार्य है। वहीं अर्जेंट नकल देने में भी देरी हो रही थी। जहां आपको बता दें निरीक्षण में घोस्ट कार्मिक मिले और वहीं साथ ही डीएम ने कंप्यूटर जब्त कर रिकॉर्ड तलब किया और कड़ी कार्यवाही के निर्देश भी दिए। ये सभी एस्पेक्ट्स की अवश्य रूप से गलती है और न सिर्फ ये कि ये हमारी ब्यूरोक्रेटिक रेगुलेटरीज थी, बल्कि जो स्टैंप चोरी के कुछ मैटर्स भी पाए गए हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल सूची के जो हमारे भूखंड थे उनको आवासीय दरों पर पंजीकरण किया जाना पाया गया है। तो उसकी भी सारा मेंशन करते हुए शासन को अवगत कराया जा रहा है अगले तक। तो वहीं माघ मेले में शंकराचार्य की कथित अपमान के मामले पर पंचायती निरंजनी अखाड़े
के महामंडलेश्वर स्वामी आदि योगी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं बल्कि पूरे साधु संत समाज पर हमला है। स्वामी आदि योगी ने अपराधी को कड़ी सजा देने की मांग की। उन्होंने महाराष्ट्र में पहले हुई साधु समाज से जुड़ी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि संत समाज इसे गंभीरता से देख रहा है। समाज चाहता है कि इस मामले में तुरंत कठोर कार्यवाही हो और संतों का सम्मान सुरक्षित रहे। देश में सनातन का स्वर्णिम काल चल रहा है। अभी कुंभ समाप्त हुआ, उसके बाद माघ मेला लगा हुआ है और दोबारा से हरिद्वार में कुंभ होना है। मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा अपराध है जिसे क्षमा नहीं किया जाना चाहिए और जिसने भी ये किया है निश्चित तौर पर उसे सजा मिलनी चाहिए और सजा भी ऐसी सजा कि शायद आगे भविष्य में किसी साधु के पास साथ ऐसा ना हो, क्योंकि जब महाराष्ट्र में ऐसा हुआ था, एक साधु के साथ गलत हुआ तो पूरा देश का खून उबाल आया था। जब वर्तमान में ऐसा हुआ है तो आज का साधु समाज साफ तौर पर कहना चाहता है ये घटना किसी व्यक्ति यहाँ पर हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, ये संत समाज के साथ हुई है। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए और बहुत जल्द इस पर तुरंत तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं उत्तराखंड में 18 वर्षीय कश्मीरी शॉल विक्रेता पर लोहे की रॉड से हमला किया गया, जिससे उसकी हड्डियां टूट गई। पीड़ित नेता और आपको बताते चले पीडीपी नेता और इजल मुफ्ती ने घटना की कड़ी निंदा की और साथ ही सरकार से तुरंत कार्यवाही की मांग की। उन्होंने इसे कश्मीरियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा का एक कड़ी निंदा भी की है। साथ ही उन्होंने बताया और कहा कि अपराधियों को अक्सर दंड मुक्त का भरोसा होता है, लेकिन मुफ्ती में आरोप लगाया कि बीजेपी ऐसे लोगों को मुख्य धारा में ला रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो वहीं देहरादून में 12वीं की छात्रा की हत्या का मामला सामने आया। वह कल शाम अपने चचेरे भाई के साथ मार्केट गई थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी, जिसके बाद झाड़ियों में उसका शव मिला। पुलिस ने बताया कि छात्रा का गला काटा हुआ था और हाथों में उंगलियों पर भी चोट के निशान। वहीं चचेरा भाई लापता है और पुलिस उस पर हत्या का शक जता रही है। तो वहीं देहरादून में बीकेटीसी के प्रेसिडेंट हेमंत द्विवेदी ने कहा कि 4 धामों में तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोग दुनिया भर से आस्था के साथ यहां आते हैं। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर रील्स और ब्लॉगर्स तीर्थ यात्रा को दर्शकों के लिए एक पर्यटन स्थल की तरह पेश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि तीर्थ यात्रा का असली उद्देश्य केवल दर्शन, पूजा और भगवान में आस्था है। ये यात्रा ध्यान और आध्यात्मिक अनुभव के लिए है, न कि केवल मनोरंजन या पर्यटन के लिए। आस्था और श्रद्धा ही तीर्थ यात्रा का मुख्य आधार है। धाम हैं जो हमारे पवित्र धाम है, इनकी पवित्रता, इनकी पौराणिकता और इनकी पहचान बनाए रखने के लिए जिस प्रकार से लगातार आप देख रहे हैं कि इन 4 धामों में तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत ही नहीं, पूरी देश दुनिया से यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, बड़ी आस्था के साथ में यहाँ पर आते हैं। कुछ समय से आप देख रहे हैं कि जो ये रील और ब्लॉगर ये सिर्फ अपने व्यूअर के लिए एक पर्यटक स्थल उन्होंने इस तरह से तीर्थाटन को जो है, क्योंकि देखिए तीर्थाटन जो है सिर्फ ध्यान और साधना और भगवान के प्रति आस्था के लिए होता है और पर्यटक मनोरंजन के लिए होता है। कुछ लोगों ने जो रील और फोटोग्राफी और ये इस तरह का जो वहाँ पर इस तरह के कुछ लोगों का वहाँ पर लगातार जो है कि तेजी के साथ में वहाँ पर आवागमन हो रहा है, उसको लेकर अभी सरकार की पहली बैठक भी हुई थी। उस बैठक में भी ये निर्णय लिया गया कि पूर्णतः जो है कि हम जो है एक एरिया नोटिफाइड करके मंदिर परिक्षेत्र में एक एरिया नोटिफाइड करने के बाद उसके बाद में पूर्णतः जो है कि रील और मोबाइल और फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली जो है कि इसको प्रतिबंधित करेंगे, क्योंकि उससे जो आने वाले जो श्रद्धालु हैं वहाँ पर, क्योंकि केदारनाथ जी के अंदर आप देखते हैं कि एक जो हमारा प्रांगण है मंदिर का, वहाँ पर एक लिमिटेड एरिया है और सारे जो श्रद्धालु आते हैं वो रील और फोटोग्राफी करने वालों के कारण वो लगातार वहाँ से लाइव चलाते हैं, लगातार वहाँ से जो है फोटो दिखाते हैं। सब जगह जो है ब्लॉगर जो है कि काफ़ी समय तक वहाँ पर जो है कि वो समय व्यतीत करने के कारण क्या है कि वो सामान्य तीर्थयात्री जो है वो दर्शनों के लिए वंचित हो जाता है, वो डिस्टर्ब होता है। तो इस पर सभी ने निर्णय लिया और सारे धामों में देश दुनिया के जितने भी बड़े हमारे जो अधिष्ठान है, जो बड़े धाम है, चाहे आप वैष्णो देवी चले जाइए, तिरुपति बालाजी चले जाइए, चौनाथ जी चले जाइए, सिद्धिविनायक चले जाइए या बालाजी तिरुपति जाइए और उज्जैन में चले जाइए, महाकाल में, सभी जगह इन बड़े धामों पर जो है कि ये सुरक्षा की दृष्टि से भी और मैं समझता हूँ शायद यात्रियों की सरलता के लिए भी जो है कि ये कदम उठाया गया।
तो वहीं 36वें सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत एसएसपी दून के निर्देशों पर दून पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान शहर में क्षेत्र में संचालित विभिन्न ट्रांसपोर्ट वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई और सुरक्षित ड्राइविंग के लिए जागरूक भी किया गया। पुलिस ने चालकों से नियमों का पालन करने, हेलमेट व सीट बेल्ट के उपयोग और निर्धारित गति सीमा का ध्यान रखने की अपील की। तो वहीं अगस्त्यमुनि क्षेत्र के पास 100 मीटर गहरी खाई में गिरे एक व्यक्ति की सूचना मिलते ही पोस्ट रतूड़ा से एसडीआरएफ टीम तुरंत मौके पर पहुंची। उप निरीक्षक आशीष डिमरी के नेतृत्व में टीम ने कठिन और खतरनाक परिस्थितियों में साहसिक प्रयास करते हुए घायल व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू के बाद घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी चिकित्सीय जांच और उपचार किया जा रहा है। इस कार्यवाही की ग्रामीणों और स्थानीय प्रशासन ने सराहना की। तो वहीं हरिद्वार के बैरागी कैंप में स्थित एक वेयर हाउस में आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और साथ ही आग को नियंत्रण करने के प्रयास शुरू किए। वहीं फायर टेंडर मौके पर मौजूद है और राहत व बचाव कार्य जारी है। आग लगने के कारण अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है और साथ ही आसपास के लोगों और प्रशासन ने सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं। तो वहीं जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खंडेलवाल ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन अधिनियम 2025 पर आयोजित मीडिया कार्यशाला वार्तालाप कार्यक्रम के लिए पीआईबी देहरादून का विशेष आभार व्यक्त किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका से जुड़े मिशन के बारे में मीडिया के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता फैलाना था। वहीं कार्यक्रम में मीडिया कर्मियों और अधिनियम की प्रमुख योजनाओं, लाभार्थियों और ग्रामीण विकास के महत्व के बारे में जानकारी दी गई, जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों तक सही और प्रभावी संदेश पहुंच सके। यहाँ पे जनपद टिहरी के हेडक्वार्टर में आज जो एक वार्तालाप रखी गई है और स्पेशली विकसित भारत जी राम जी अधिनियम पर मैं बहुत ही एक तो आभार व्यक्त करती हूँ प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का कि उन्होंने ये करा। और आज हमारे जितने भी यहाँ प्रेस क्लब टिहरी के लोग हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, गणमान्य सदस्य हैं, काफ़ी अच्छा डेलिब्रेशंस यहाँ पे हुआ। और जैसा कि हम सब जानते हैं, विदित है कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम भारत सरकार लेकर आई है और सभी राज्यों को इवेंचुअली इसको इम्प्लीमेंट करना है। किस तरीके से उसको बेहतर हम लोग धरातल पे उतार सकते हैं, क्या क्या उसमें कुछ चुनौतियां आएंगी या क्या क्या चैलेंजेस हैं और उसको हम कैसे एड्रेस करें, उन सब पे काफ़ी अच्छी चर्चा हुई। माननीय विधायक दीदी यहाँ मौजूद थे और उन्होंने भी अपना बहुमूल्य समय यहाँ पे दिया, ताकि जो हम देखते आ रहे हैं कि फ्रॉम 2005 जब फर्स्ट नरेगा आया था, उसके बाद से मनरेगा हुआ और अब जी राम जी हुआ है और सबके स्वरूप में कुछ एड ऑन हुआ है। और अब जो विकसित भारत जी राम जी आया है उसमें बहुत ही अच्छा एक लीप बाउंड स्टेप लिया गया है कि काफ़ी चीज़ें हमने 125 दिन का रोजगार बढ़ाया है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही कारगर साबित होगा लाइवलीहुड जनरेशन पे, आजीविका संवर्धन में। और जनपद टिहरी में हम लोग का प्रयास रही होगा कि कनेक्टिविटी के इश्यूज को हम लोग जरूर एड्रेस करेंगे और मनरेगा में बेहतर से बेहतर और कितनी अच्छी असेट क्रिएशन या लोगों को जो रोजगार गारंटी है जो वो किस प्रकार से बेहतर दें और कितने अच्छी असेट जनरेट करें, हम इस पे काम करें। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देखते रहिए आरएनटीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।